नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। एस्कैरियासिस, फिलारियासिस, रिंगवर्म भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, मैंने कहा था आप लोगों को गूगल फॉर्म पे टेस्ट लूंगी, बट वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है आज, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक ले लूंगी। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बाद में हम लोग इस मतलब इस पर्टिकुलर ह्यूमन हेल्थ डिजीज टॉपिक के अंदर ये जो डिजीज वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो को देखते हुए भी। इम्यूनिटी हम लोगों को मतलब नॉट ओनली द बायोलॉजी स्टूडेंट्स, सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इम्यूनिटी? हर कोई बात करता है इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी बढ़ाने की। तो किस तरह से इम्यूनिटी काम करती है वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता इनिशियल लेवल पे। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो एस्कैरियासिस, फिलारियासिस, रिंगवर्म, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये जान लो कि प्रिवेंशन किस चीज से करें ना, किस चीज से करें। सबसे पहले तो कॉज पता होना चाहिए, हम लोगों को रीजन पता होना चाहिए कि किस वजह से ये चीज हम लोगों में हो रही है। तो रीजन क्या क्या हो सकता है? रीजन देखो, हम लोगों ने पढ़ा जैसे कंटामिनेटेड फूड हो सकता है ना। कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, अनहाइजेनिक वाटर हो गया, जो वाटर ड्रिंकेबल नहीं होता है। स्पेलिंग गलत हो गई, कंटामिनेटेड सही है। तो कंटामिनेटेड फूड हो जाता है, कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है, उसकी वजह से आपको कोई डिजीज हो सकती है। तो क्या करें? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर पीना अवॉइड करें, सिंपल सी बात है। तो कंटामिनेट किस वजह से होगा ये भी ध्यान रखें। तो हम लोगों ने पढ़ा एस्कैरिस के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में कि उसके सिस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं फीकल मैटर में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फीकल मैटर का डिस्चार्ज किस तरह से करें? प्रॉपर तरीके से करें, है ना। उसको यहाँ वहाँ खुले में कहते हैं लोगों को कि शौच ना करे, तो वो इसीलिए कहा जाता है ताकि जो सॉइल है, प्लांट्स है हमारे, वो कंटामिनेटेड ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड द पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता ही है, आज के टाइम के हम लोग बात कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। मेजर ऑफ द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड, अब क्या क्या है पर्सनल हाइजीन में, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ द क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। अपने आप को क्लीन करना ही नहीं, क्लीन चीजें यानी प्योर चीजें हमारी बॉडी में इंजेस्ट करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, ये सब कुछ। आजकल तो कहा भी जाता है कि बाहर से अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ला रहे हैं तो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए रखें, फिर प्रॉपर वॉश करें और फिर ही काम में ले। और प्रॉपर तरीके से जब कुक हो जाता है ना फूड, तो उसमें किसी तरह का इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। प्रॉपर कुक्ड फूड ही आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है पब्लिक हाइजीन में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? हम लोगों ने घर की सफाई कर ली, ठीक है, घर में झाड़ू लगा ली, जो घर का कचरा था वो बाहर फेंक दिया। अरे बाहर फेंक दिया तो बाहर से भी हाउस फ्लाई तो आएगी ना। हाउस फ्लाई क्या कर रही है? उस जगह पे बैठ रही है, बैठ के आपके घर में आ रही है, घर के खाने पे बैठ रही है और उसी खाने को आप खा रहे हो। तो पब्लिक हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पब्लिक हाइजीन इंक्लूड क्या? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीट्रा, पीरियोडिक क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर। घरों में बड़ी बड़ी टंकियां होती है छतों पे रखी हुई, उसको कोई साफ ही नहीं करता। उसमें देखते हैं तो आप ग्रीन कलर का कुछ जम जाता है, वो एल्गी जम जाती है ना। फंगल ग्रोथ वहां पे काफी ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा जो सेसपूल होते हैं, टैंक होते हैं, इनकी प्रॉपर क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। आप लोग देखते हैं अभी बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी इकट्ठा ना होने दे, उससे भी काफी ज्यादा डिजीजेस होती है। सो दे आर बेसिकली स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द हाइजीन इन अ पब्लिक कैटरिंग, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। आप लोग खुद सोचे कि लॉकडाउन पीरियड में कौन कौन से लोग सिर्फ काम कर रहे थे। तो एक तो जो सफाई वाले थे उनको नहीं रोका गया था, वो पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी उन लोगों ने काम किया है, क्योंकि पब्लिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने मास्क पहना, मास्क पहनने के बाद में उसने इधर उधर फेंक दिया और उधर उधर फेंक दिया तो फिर वो कहीं और चला गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो स्प्रेड हो रहा है। तो उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं रोकना है, तो इसके लिए पब्लिक हाइजीन बहुत जरूरी है। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through the food and water of फूड एंड वाटर के थ्रू जो ट्रांसमिट होती है डिजीजेस, कौन कौन सी थी? जैसे टाइफॉइड थी, अमीबाइसिस थी, एस्कैरियासिस थी। तो इन सब के लिए हम लोगों को पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एस्कैरियासिस में भी आपने पढ़ा था कि फीकल मैटर होता है, उसमें एग्स रिलीज हो जाते हैं। फिर वो एग्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंटेमिनेट करते हैं सॉइल को, वाटर को, फूड को, इन सबको कंटेमिनेट कर सकते हैं। और वही कंटेमिनेटेड फूड आप बॉडी में लोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हमेशा एक चीज मानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
प्रिवेंशन करो तो आपको क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और प्रिवेंशन ज्यादा सस्ता होता है, ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली टू द क्योर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी बच्चों इसी से रिलेटेड पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी में गिवन है ना, बट हम लोगों को क्या होता है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी होती है। हमारी गीता, महाभारत, रामायण सब बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही है, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज। तो एयरबोर्न डिजीज में क्या होगा, अब जैसे ये एयरबोर्न ही है, आपका कोरोना वायरस जो है वो एयरबोर्न ही है, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं एयर के अंदर, और कोई जो हेल्दी पर्सन होता है वो अगर उसको इनहेल कर लेगा, उस ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। आप लोग कहते हैं कि ये मास्क पहनना चाहिए, पर मास्क के जो पोर साइज है वो तो इतने होते ही नहीं है कि वो उस वायरस को फिल्टर कर सके। बट वाई वी शुड वियर मास्क, मास्क पहनना क्यों जरूरी है, क्योंकि मास्क जो है वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट, आपके हैंड का कॉन्टैक्ट होने से रोक रहा है ना। आपने किसी चीज को छू लिया, छूने के बाद में हमारी जनरली ये आदत होती है कि हम लोग जो चेहरे पे बार बार हाथ लगाते हैं वो काफी टाइम बाद लगाते हैं, तो उसको अवॉइड करना है, तो इसके लिए मास्क पहना जाता है। और एयर ड्रॉपलेट्स हम तक ना पहुंचे इसलिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होती है, ये होता है मेनली काम तो, ठीक है। सो इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड। उसकी जो छुई हुई चीजें होती है उसको काम में नहीं लेना चाहिए, उसे प्रॉपर एक डिस्टेंस रखनी चाहिए। उसको भी कहना चाहिए कि भाई तेरे स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो यूज हैंडकरचीफ ना, देन ही इज यूजिंग और शी इज यूजिंग हैंड एंड देन पुटिंग हैंड हियर एंड देयर, देन देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ दैट इन्फेक्शन। ओके, सो फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड द फिलेरियासिस, अब ये वेक्टर बोर्न डिजीज हो गई, एयरबोर्न डिजीज के लिए तो वो बात हो गई। वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए क्या होगा कि वेक्टर की ग्रोथ ना हो। तो वेक्टर क्या है हमारे पास में, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो क्या देती है, अंडे देती है। अंडे देती है मतलब वो एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोल रही मैं, अंडे जनरली से सीरियसली शी गिव्स एग्स। तो वो एग्स कहाँ देती है, वो स्टैग्नेंट वाटर में देती है, पानी जहाँ रुका हुआ होता है, जहाँ इकट्ठा होता है उस पानी के अंदर वो अंडे देती है। तो उस स्टेगनेट जो वाटर है उसको कलेक्ट होने से रोको ही मत। आप टायर होते हैं उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, आप ये देखो कूलर होता है, कूलर के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी को जमा मत होने दो। सो देयर विल बी समवेयर यू आर एलिमिनेटिंग द वेक्टर एंड आल्सो देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, दैट कैन बी अवॉइडेड बाय द अवॉइडिंग द achieved by the avoiding the stagnation of the water in and around residential area, regular cleaning, cooler use of mosquito net, introducing fishes like gambusia। gambusia से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी फिश है जो कि मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है, तो वो गैम्बूसिया फिश होती है। एंड स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड इन द डिचेस, ड्रेनेज एरिया एंड द स्वैम्स एटसेट्रा। तो ये सब हमारे पास में तरीके हैं कि किस तरह से हम लोगों को ये वेक्टर बोर्न डिजीजेस को भी रोका जा सकता है। वेक्टर बोर्न डिजीज किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट को रोकने का तरीका यही है, उसकी ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन रोक दो, उसका ब्रीडिंग रोक दो। एक से दो बने, दो से चार बने, भाई बनाओ मत ना, ऐसी उसको कंडीशन प्रोवाइड ही मत करो ना कि वो रिप्रोड्यूस करे। सो इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द वायर मेश। आजकल हर सब घरों में अधिकतर मैं देखती हूँ कि सब जगह ये होता है, एक मेन डोर होता है और उसके जस्ट पीछे की साइड में एक वो जाली वाला गेट लगा हुआ होता है। तो वो जाली क्या करती है, वो नेट क्या करती है, वो नेट होता है पूरा वायर का, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी एंटरिंग ऑफ दैट इनसेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड मैंने बच्चों क्या दी है आप लोगों को, नेक्स्ट स्लाइड बता देती हूँ। Then these points are related to your NCERT. Okay, so such precautions have become all the more important, especially in the light of the recent widespread incidence of the vector-borne disease। जैसे अब कुछ टाइम पहले डेंगू और चिकनगुनिया बहुत ज्यादा हो गया था ना, तो उस डेंगू और चिकनगुनिया भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो इसको जो वेक्टर होती है, जो कैरी करती है, वो होती है एडीज मॉस्किटो। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, डेंगू और चिकनगुनिया को कौन सी जो मॉस्किटो है वो बेसिकली उसको ट्रांसमिट करती है, इस इन्फेक्टिव एजेंट को कौन ट्रांसमिट करती है, तो वो करती है एडीज। The use of vaccine and immunization, yes, that is also very important। वैक्सीन, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन आपने सिंपल लिख दिया, बट हम लोग पूछेंगे वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इज डन फॉर व्हाट, इज डन फॉर प्रिवेंटिव मेथड और इज डन फॉर द क्यूरेटिव मेथड। सो ऑलवेज दैट वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज डन फॉर द प्रिवेंटिव मेथड। पहले से ही हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को अपने अंदर वैक्सीन प्रोवाइड करके। So that somewhere help in eradication of the deadly disease like the smallpox। इसके बारे में WHO ने भी कहा था अभी रिसेंट जब कोरोना वायरस के बारे में आ रहा था
कि इंडिया फाइट कर सकती है, इंडिया ने स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट किया है, तो इंडिया कोरोना वायरस से भी फाइट कर सकती है, समवेयर लाइक दैट. So a large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to large extent by use of vaccine. तो ये सेंटेंस हो गया. इससे क्वेश्चन क्या बना? इससे क्वेश्चन ये बना कि कौन कौन सी पर्टिकुलर डिजीजेस के अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन यूज करते हैं. सो वी यूज फॉर द पोलियो. पोलियो के लिए क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की. डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस, इनके लिए एक वैक्सीन आती है बच्चों. अब तो चलो पेंटावेलेंट हो गई, वो ढूंढ के बताना मुझे पेंटावेलेंट का मतलब क्या हो गया. पेंटा मतलब होता है 5 कौन कौन सी डिजीज है वो दी जाती है. और ये पहले दी जाती थी डीपीटी. डीपीटी के नाम से आती थी ये, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, है ना. पर्ट्यूसिस मतलब वूफिंग कफ, काफी कफ होता था उस केस में, तो इसके लिए ये डिजीज दी जाती थी. न्यूमोनिया के लिए आजकल अलग से वैक्सीन आती है और वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, पर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. न्यूमोनिया की वजह से इन्फेंट की डेथ रेट बहुत ज्यादा है, तो उसको भी हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखना होता है और अवेयरनेस फैलानी होती है न्यूमोनिया के लिए. तो ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ही अभी दी जा रही है न्यूमोनिया की वैक्सीन. अभी जनरली गवर्नमेंट में नहीं लगी है. गवर्नमेंट में रोटा वायरस आया है, रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन देने स्टार्ट हो चुकी है. क्या है मुझे ढूंढ के बताना, मैंने बताई आप लोगों को चीजें. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच बच्चों. बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे गूगल मीट में.